नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और मेडिकल शोध पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। कहा कि खून की कमी और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने में सहायक हो रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन। पीएम ने श्री अन्न के महत्व का किया जिक्र। श्री अन्न या मोटे अनाज को लेकर बड़े आयोजनों का सिलसिला जारी। तमिलनाडु के मदुरै में 2 दिवसीय मिलेट महोत्सव। मिलेट से जुड़े उत्पादों और उनके महत्व को लेकर जागरूक करना है लक्ष्य। महोत्सव में होंगे कई कार्यक्रम। यूपी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के लिए 77 ट्रैक्टरों को दिखाई हरी झंडी। कहा कि किसानों का कल्याण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है सरकार का लक्ष्य। कृषि विकास के लिए हो रहा है लगातार काम। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सिक्किम में ग्रो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के विशेष आवरण का किया लोकार्पण। विश्व के पूरी तरह ऑर्गेनिक चुनिंदा राज्यों में शामिल है सिक्किम। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए हो रहा है तेजी से काम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने इस सिलसिले में श्री अन्न या मिलेट के महत्व पर भी बात की। कुपोषण, एनीमिया हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या भी है। इसलिए हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया और अब तो खुशी की बात है, मिलेट्स यानी श्री अन्न, जो कि एक प्रकार से सुपर फूड है, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए महत्वपूर्ण फूड है और जो हमारे देश में बहुत स्वाभाविक रीते हर घर उसे परिचित है। यानी श्री अन्न पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है। भारत के प्रयासों के कारण ही इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। श्री अन्न या मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में आज से तमिलनाडु में 2 दिवसीय मिलेट महोत्सव शुरू हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस महोत्सव का लक्ष्य मिलेट्स के उत्पादन, प्रसंस्कृत उत्पादों एवं बड़े पैमाने पर मिलेट्स को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता बैठक और व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच बैठकें भी आयोजित की जाएंगी और साथ ही श्री अन्न उत्पादों और उनके पकवानों संबंधी प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के लिए 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों का विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार के प्राथमिकताओं में से है। किसानों को मजबूत और सशक्त बनाने का कार्य तेजी से हो रहा है। कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जो निर्णय लिए उनमें से सॉइल हेल्थ कार्ड से शुरू होता है, जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किसान बीमा की योजना, कृषि सिंचाई की योजना, समर्थन मूल्य में लागत का 1.5 गुना दाम देने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर उस किसान को उपलब्ध कराने जो पहले साकारों पर निर्भर रहता था। और आज अगर प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे तो 2 करोड़ 60 लाख किसान इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये 77 ट्रैक्टर गन्ना किसानों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 77 ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। होली की पूर्व संध्या पर उन्हें इस प्रकार की उपहार मिलना ये वास्तव में होली के आनंद को कई गुना बढ़ा देगा। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर अन्नदाता किसानों की क्या स्थिति थी। देश की आजादी के बाद
किसान भी किसी सरकार के एजेंडे के हिस्से बने और ईमानदारी से व्यवहारिक धरातल पर शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो, यह संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर विराजमान हुए। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के विशेष आवरण का अनावरण किया। सिक्किम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। सिक्किम पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। सिक्किम पारंपरिक रूप से बग गेहूं और फिंगर मिलेट का उत्पादक और उपभोक्ता राज्य है। यह अनाज प्रोटीन, फाइबर और खनिज पदार्थों से भरपूर है, जिसमें स्वस्थ जीवन और सतत विकास में मदद मिलती है। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला 100% घरों में नल कनेक्शन वाला जिला बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत 167 पंचायतों के 254 गांवों में घर घर नल से जल पहुंचाने वाला बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। बुरहानपुर जिले में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से 310 जल संरचनाएं तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बुरहानपुर में हुए जल जीवन मिशन के तहत नारी शक्ति के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा कि बुरहानपुर में नारी शक्ति का यह प्रयास देश भर के लिए मिसाल है। पहले बहुत दिक्कत थी ना, बहुत परेशानी भी थी। यहाँ पर हम बहुत दूर से पानी भी लाते थे तो उनको कुछ काम कर नहीं पाते थे। पहले मजदूरी बहुत करते थे, फिर उसके बाद में तो हम समूह में जुड़ गए। समूह के बाद हमको काम मिल गया, फिर उसके बाद में तो ये पानी का काम भी हमको मिल गया। तो इसके लिए हम पानी की सुविधा बहुत ही घर घर जाके समझा भी लगाया। पहले तो हम खेत से पानी लाते थे, गाँव में पानी नहीं था, एक कुआं था, पानी फिर नहीं था, हम खेत से पानी लाते थे। पहले सर पे 2-2 3-3 मिल जाते, लाते लाते 11-12 भी बज जाती थी, फिर ट्रेन हो जाती थी। तो स्कूल पहुंचाने में बच्चों की दिक्कत ज्यादा आती थी। तो बेचारे ट्रेन के बैठे ना, इसके बच्चे जाते थे पहले। लेकिन अब जब से पानी का साधन हुआ हमारे गाँव में, जब से बच्चे भी समय पे पहुंच जाते, हम भी स्कूल में चले जाते, खाना वगैरह बनाते। वहीं कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर आज कई युवा स्वरोजगार हासिल कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। राजस्थान में जयपुर जिले के सुंदरपुरा निवासी डॉक्टर श्रवण कुमार भी इसकी एक मिसाल हैं। उन्होंने पीएचडी करने के बाद सरकारी नौकरी करने के बजाय स्वरोजगार की ठानी। उन्होंने डॉक्टर ऑर्गेनिक के नाम से खुद की वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई है। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने डॉक्टर श्रवण कुमार से बातचीत की। नरेंद्र मोदी वेस्ट को वेल्थ में तब्दील करने के लिए लगातार देश के नागरिकों को प्रमोट करते रहते हैं और इसी संदर्भ में कृषि क्षेत्र में गोबर से गोवर्धन कैसे बनाया जा सकता है, किसान आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत कैसे बन सकते हैं, इसी का नायाब उदाहरण देखने को मिला है राजस्थान के जयपुर जिले के सुंदरपुरा के निवासी डॉक्टर श्रवण से। श्रवण ने डॉक्टर वर्मी कंपोस्ट के नाम से अपनी यूनिट लगाई है और इन्होंने गोबर से गोवर्धन यानी गोबर कंपोस्ट बनाकर इससे वर्मी कंपोस्ट से फार्म यार्ड और फार्म यार्ड से आर्थिक तरक्की का एक रास्ता नया निकाला है। ये बात करते हैं डॉक्टर श्रवण से। श्रवण, आपने क्या पढ़ाई की है और अभी आप क्या काम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैंने एमएससी पीएचडी दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है और 7 साल से ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एमपीटी उदयपुर में मैं काम कर रहा था। कोरोना के अंदर जब लॉकडाउन आया तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पढ़ाई को मैं एक उद्यम के रूप में चेंज करूं और मैंने छोटे से स्तर पे एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई, 17 बेड की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई और मैं आज उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 1100 बेड वर्मी कंपोस्ट के ऊपर पहुंच चुका हूं और इसी के साथ साथ मैं मेरे गाँव के लगभग 16 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा हूँ और देश के 40,000 युवाओं को मैं ट्रेन कर चुका हूं जो पूरे देश में जाकर वर्मी कंपोस्ट का अपना छोटा मोटा व्यवसाय स्टार्ट कर चुके हैं। लोग नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हैं लेकिन आपने नौकरी करने के बजाय स्वरोजगार को प्राथमिकता दी, ऐसा क्यों? वर्मी कंपोस्ट का स्टार्ट किया, शुरू में प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर ऑर्गेनिक नाम से अपनी संस्था रखने जा रहा हूं और पीएचडी एमएससी ऑर्गेनिक में किया है, मेरा ही सफल नहीं होगा तो फिर किसान कैसे करेंगे? तो एक वो थोड़ा मोटिवेशन भी था कि मैं करके लोगों को दिखाऊं जिससे
जो देश के किसान है इस काम को करें। कोई युवा है जो पढ़ लिख के स्वरोजगार करना चाहता है, वर्मी कंपोस्ट के फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए ये किस तरह का फील्ड है? डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि आने वाला समय प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का, जिस प्रकार माननीय जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्राकृतिक खेती की मुहिम को छेड़ चुके हैं, आने वाला समय जैविक खेती का है। युवा इस बिजनेस को यदि करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि इस बिजनेस को करके एक आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और एक सोशल काम भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तो किस तरह हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, पौष्टिक और शुद्ध खाद्यान्न देश के नागरिकों को दे सकते हैं आपके इस एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए? वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल सस्ते स्तर पर आप बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की डॉक्टर साहब कई सारी विधियां होती है, लेकिन जो सरफेस मेथड है, जो लो कॉस्ट मेथड होती है, जो प्लास्टिक की पन्नी बिछा के नीचे जमीन पे उसमें बेड बनाई जाती है, उसके ऊपर कैंची छोड़कर 60 दिन तक हम पानी का छिड़काव करते हैं। 60 दिन बाद में जो खाद तैयार होती है वो बिल्कुल ब्लैक गोल्ड होती है, जिसको हम काला सोना कहते हैं। उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं पौधे को, वो उसमें मौजूद होते हैं। जो किसान है भाई यूरिया डीपी डालते हैं, उनको 1-2 न्यूट्रिएंट मिलते हैं, लेकिन ये हमारा संतुलित खाद है जिसमें पूरे 17 न्यूट्रिएंट तो है ही है। उसके बावजूद जो वर्म से जो रिलीज होता है लिक्विड, उसमें कई प्रकार के हार्मोन होते हैं जो पौधे की वृद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो ये डॉक्टर ऑर्गेनिक के नाम से विख्यात डॉक्टर श्रवण कुमार, जिनका मानना है कि पढ़ लिख कर नौकरी करने से बेहतर है आप स्वरोजगार करें, इससे एक और जहां दूसरे लोगों को आप रोजगार देंगे, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देश के किसानों की आर्थिक तरक्की में अपना योगदान देने के साथ साथ देश को हेल्दी और वेल्दी इंडिया बनाने का महत्वपूर्ण काम करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली स्थित राजघाट पर पूर्वांचल माटी महोत्सव का 6ठा संस्करण रविवार को आयोजित हुआ। पूर्वांचल की कला संस्कृति को सहेजने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करते इस महोत्सव में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी भाग लिया। मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आ गया कोई। जी हां, जब भी अपने गांव की सौंधी माटी की सुगंध की चर्चा कोई करता है तो गांव की गलियों और चौबारों में बीती बचपने की यादें ताजा हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले पूर्वांचल वासियों को सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ने के मकसद से नई दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में पूर्वांचल महोत्सव माटी के 6ठे संस्करण का आयोजन हुआ। माटी महोत्सव में भाग लेने आए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी पारंपरिक संस्कृति और विचारों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यह बहुत सुखद है कि आज आप सभी के साथ यहाँ इस माटी उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह महोत्सव हमारी उत्सव धर्मी संस्कृति का एक तरह से उजास है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर माटी ट्रस्ट के चेयरमैन राम बहादुर राय ने कहा कि यह महोत्सव पूर्वांचल की लोक संस्कृति को दिल्ली सहित देश भर में आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। माटी का जो आयोजन है वह माटी के बल पर, अपने बल पर पूर्वांचल का विकास हो सके या पूर्वांचल के लोग आगे बढ़ सके, इसकी एक कोशिश है। कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक माटी की कला, संस्कृति और धरोहर हमारे मन को मिट्टी से जोड़ती है। निस्वार्थ भाव से आई थिंक जो माटी का क्रिएशन है वो उसका प्लेटफॉर्म है। आप देखिए सब लोग आते हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है, कोई कुछ न कुछ करता रहता है, ऐसे ही मूवमेंट बनता है और मूवमेंट से जहाँ वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी अगर तरक्की होती है तो सबको खुशी होती है। मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आ गया कोई। हम लोग गांव घर और गांव की और पूर्वांचल की संस्कृति और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल की कला और संस्कृति को सहेजने में योगदान देने वाली विभूतियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित भी किया। मैं अब इंटेल इंडिया को लीड करती हूँ, उसके प्रेसिडेंट हूँ और अब मेरे पास वो मौका है कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर सकूँ और पूर्वांचल के लिए कर सकूँ। पूर्वांचल के लोग को एक दूसरे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्थ के हिसाब से देखें तो पूर्वांचल अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हमको बहुत काम करना उस क्षेत्र के लिए। जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, बल्कि कंट्री नहीं बल्कि अपने एरिया के लिए कर रहे हैं। तो अपने गांव के लिए हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो पूरी हमने दिया हुआ है। माटी महोत्सव में भाग लेने आए पूर्वांचल वासियों ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के प्रति असीम प्रेम ही हमें बार बार अपनी मिट्टी की ओर खींच लाता है। तमाम पूर्वांचल के लोग तो तमाम गणमान्य हस्तियां हैं
आज यहाँ पधारी हैं और उनके माध्यम से एक सांस्कृतिक मेल मिलाप होता है, लोग मिलते हैं, आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं। मेट्रो सिटी के अंदर में लोग अपनी जमीनों से कहीं दूर हैं और उनको एक मंच मिलना और वहाँ पे लोगों का एकत्र होना, ये आपस में मिलने जुलने से एक संस्कृति डेवलप होती है। माटी उसमें हमारे लिए बड़ा सहायक होगी, क्योंकि आज भी मैं अपने बच्चे को साथ में लेके आई हूँ और मुझे बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि मैं पूर्वांचल से हूँ। पूर्वांचल की खुशबू से महक रहे राजघाट परिसर में आयोजित माटी महोत्सव के जरिए एक और जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की सदियों पुरानी लोक कला और बहुरंगी संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का सार्थक प्रयास भी किया जा रहा है। माटी पूर्वांचल महोत्सव के जरिए एक और जहां गांव में विरासत की जो तस्वीर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की सोंधी माटी की जो सुगंध है, उसको राजधानी दिल्ली में महकाने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत की पौराणिक संस्कृति को जीवंत करने का काम करते हैं, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का जरिया भी बनते हैं। वैसे कि कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। श्रीनगर की डल झील अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सर्दियों में यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का भी आवास रहा है। अब इन परिंदों के लिए डल झील में एक बर्ड फॉरेस्ट रिजॉर्ट बनाने का कारनामा कर दिखाया है मोहम्मद यासीन ने। यासीन हर दिन इन पक्षियों को 2 से 3 बार खाना खिलाते हैं। श्रीनगर की डल झील, जिसकी खूबसूरती को देखने और जहां कुछ खुशगवार पल गुजारने के लिए पर्यटक खींचे चले आते हैं। सर्दियों में ये झील प्रवासी पक्षियों का भी पसंदीदा स्थान होती है। वैसे साल भर झील के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में प्रवासी परिंदे नजर आते हैं। डल झील की दलदली भूमि का एक बड़ा हिस्सा हर दिन अच्छी संख्या में पक्षियों को आकर्षित करता है, लेकिन कई बार खासतौर पर सर्दियों के मौसम में खाने की कमी की वजह से पक्षियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन मेहमान पक्षियों के लिए श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद यासीन फरिश्ता साबित हो रहे हैं। पक्षी प्रेमी यासीन हाल ही में विदेश से लौटे हैं, लेकिन जब इन्होंने डल झील में पक्षियों की दुर्दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और एक पक्षी वन रिसोर्ट स्थापित करने का फैसला किया ताकि पक्षियों को उचित भोजन मिल सके। यासीन खुद भी डल झील में अपने हाउस बोट में रहते हैं। यासीन इन पक्षियों को दिन में 2 से 3 बार खाना खिलाते हैं। इस आहार अभ्यास को पक्षियों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए यासीन ने अपने शिकारा की मदद से कुछ खास जगहों का चयन किया है, जहां वो हर दिन प्रवासी पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। पहले तो मैंने थाईलैंड में देखा था, तो वहां से फिर मैं इंडोनेशिया में भी देखा था, तो वहां से यूक्रेन में भी देखा और स्विट्जरलैंड में भी देखा, तो 5-6 कंट्री का इम्प्रेशन बढ़ गया बहुत ही अच्छा। तो वो देख के भी मैं यहाँ पे जहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ पे भी बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो इनको खाना देना हमारे धर्म मतलब हमारा मजहब बता रहा है, क्योंकि इनके पास एक लैंग्वेज नहीं है, तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग इनको फीड करना है, तो हम करते रहते थे। मैं यहाँ नहीं था तो मेरे मम्मी पापा करते रहते थे। यासीन की इस पहल से जहां पर्यटकों को डल झील में प्रवासी पक्षियों से रूबरू होने का अच्छा मौका मिल रहा है, वहीं स्थानीय लोग भी उनके इस काम की तारीफ कर रहे हैं और इस काम में उनका हाथ बटा रहे हैं। जब यहाँ पे फ्रीज होता है ये लेक, जब ये पूरा फ्रीज होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है एक बर्ड्स को, क्योंकि उनको कोई खाना नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारा कुछ जम जाता है झील के अंदर। जब उनके ऊपर मेरे घर के सब पीछे बैक साइड से वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे फ्रीज होता है, तो हम भी चावल वावल फेंकते रहते हैं। मगर इनका क्या है कि इन लोगों ने ये एक ना तरीके से जो फीड कर रहे हैं हर एक जगह पे, इसने ये बाहर जाके सीखा है, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे इन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया है। डल झील में बर्ड फॉरेस्ट रिजॉर्ट की स्थापना से यहाँ पक्षियों की संख्या भी बढ़ गई है। यासीन को उम्मीद है कि उनकी इस पहल से यहाँ पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मटर की तुड़ाई करे, किसान अदरक की खुदाई कर ले। अदरक के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ बीन्स की बुआई कर सकते हैं। बीन्स के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। साथ ही केले के खेत में सिंचाई करते रहें।
अरुणाचल में मक्के की बुआई करें, अभी सरसों की कटाई कर सकते हैं। सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। वहाँ किसान संतरे की तुड़ाई कर ले। संतरे में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में संतरे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय अरुणाचल प्रदेश में आलू की खुदाई कर सकते हैं। असम में धान के खेत में निराई करते रहे। धान की बुआई कर ले। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहे। असम में तोरई की बुआई कर ले, वहीं भिंडी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ किसान मूंग की बुआई करें। अभी उड़द की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय जूट की खेती के लिए खेत तैयार करें। असम में केले की रुपाई कर ले। किसान आलू की खुदाई करते रहें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही वहाँ कद्दू और खीरे की बुआई कर ले। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।